चलिए आज ईंटों, मनकों और हड्डियों के पीछे छिपे सुरागों से एक कहानी बुनते हैं। ये कहानी है दुनिया की सबसे रहस्यमयी प्राचीन सभ्यताओं में से एक की, जो हजारों साल तक बस गुमनाम रही। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, जिसके शहर उस जमाने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड थे, अचानक से गायब हो जाए। यही वो सवाल है जो हड़प्पा सभ्यता के केंद्र में है। तो आज का ये सफर एक खोई हुई दुनिया की जासूसी कहानी की तरह है, जहां हम सुरागों को जोड़कर इस महान सभ्यता के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो हमारी जासूसी कहानी शुरू होती है 1920 के दशक से। मतलब कल्पना कीजिए, लगभग 4000 सालों तक किसी को ये पता ही नहीं था कि जमीन के नीचे एक पूरे की पूरी सभ्यता दफन है। चलिए देखते हैं कि ये राज आखिर खुला कैसे। और ये था पहेली का पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा। साल था 1921, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई की, और इसने इतिहास की किताबों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अचानक से भारत का इतिहास हजारों साल और पुराना हो गया। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि हड़प्पा सभ्यता दुनिया में अकेली नहीं थी। ये उस दौर में फल फूल रही थी जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में शहर बस रहे थे। मतलब ये कांस्य युग के ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत बड़ी शक्ति थी। अब हम उन सबसे जबरदस्त सबूतों की ओर बढ़ते हैं जो हमें मिले हैं, और वो हैं इनके अविश्वसनीय रूप से एकदम प्लानिंग के साथ बनाए गए शहर। और इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये दो शहर हमारी समझ का बिल्कुल आधार हैं। इन्हें इस सभ्यता की जुड़वा राजधानियां भी कहते हैं, और इन्होंने ही हमें दिखाया कि ये लोग असल में कितने ज्यादा एडवांस थे। चलिए इनकी सिटी प्लानिंग को थोड़ा समझते हैं। लगभग हर शहर दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा था ऊंचा किलेबंद, जिसे कहते थे दुर्ग, और दूसरा था एक बड़ा निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। ये बंटवारा एक बहुत ही व्यवस्थित समाज की तरफ इशारा करता है, जहां शायद शासक और जरूरी सरकारी इमारतें दुर्ग में होती थी। और ये तो बस शुरुआत थी। उनकी शहरी योजना का असली कमाल तो उनकी सड़कों में दिखता है। सब कुछ एक सटीक ग्रिड पैटर्न पर बना था, जहां सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं। सोचिए, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। और सबसे हैरान करने वाली बात थी उनकी ढकी हुई नालियों की व्यवस्था। ये साफ सफाई को लेकर एक ऐसी सोच दिखाती है जो उस जमाने में कहीं और देखने को ही नहीं मिलती। मोहनजोदाड़ो में मिला विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ उनकी इंजीनियरिंग का शायद सबसे बड़ा सबूत है। ये सिर्फ एक बड़ा सा स्विमिंग पूल नहीं था, इसे पक्की ईंटों से बनाया गया था, और पानी लीक ना हो इसके लिए चारकोल तक का इस्तेमाल किया गया था। इसका इतना बड़ा होना ये बताता है कि ये जरूर किसी खास सार्वजनिक या धार्मिक काम के लिए ही बना होगा। और अगर विशाल स्नानागार इतना प्रभावशाली था, तो जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। अकेले मोहनजोदड़ो शहर में लगभग 700 कुएं मिले हैं। 700! इसका मतलब है कि कई घरों का तो अपना निजी कुआं होता था। ये पानी के मैनेजमेंट में उनकी महारत को दिखाता है, और ये भी कि उन्होंने अपनी बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना सोचा समझा प्लान बनाया था। चलिए अब इन बड़ी बड़ी इमारतों से हटकर उन लोगों पर ध्यान देते हैं जो इन शहरों में रहते थे। देखते हैं कि उनके रोजमर्रा के जीवन के बारे में हमें क्या सुराग मिले हैं। तो सवाल ये है कि ये लोग खाते क्या थे? सबूत बताते हैं कि उनका आहार बहुत ही विविध और पौष्टिक था। वो गेहूं, जौ, दालें जैसी चीजें उगाते थे, साथ ही भेड़, बकरी और भैंस जैसे जानवरों को भी पालते थे। यही वो मजबूत खेती किसानी थी जिसने उनके विशाल शहरों को टिके रहने की ताकत दी। उनके सामाजिक रीति रिवाज भी काफी दिलचस्प हैं। कब्रों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ गहने तो मिले हैं, लेकिन प्राचीन मिस्र जैसी सभ्यताओं से बिल्कुल अलग ये लोग मृतकों के साथ बहुत कीमती सामान नहीं दफनाते थे। ये मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में उनके प्रैक्टिकल नजरिए को दिखाता है। अब उनकी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। सबूतों को देखें तो लगता है कि ये काफी जीवंत थी, जिसमें बारीक कारीगरी से लेकर बहुत दूर दूर तक व्यापार शामिल था। हड़प्पा के लोग माहिर कारीगर थे, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उनके बनाए हुए मनके यानी बीड्स। वो कीमती पत्थरों से लेकर सोना, तांबा और यहाँ तक कि शंख जैसी कितनी ही अलग अलग चीजों से खूबसूरत मनके बनाते थे। ये उनकी कला
और संसाधनों तक उनकी पहुंच दोनों को दिखाता है। तो ये सारा कच्चा माल आता कहाँ से था? देखिए, ये केबल उनके जबरदस्त व्यापार नेटवर्क को दिखाती है। शंख समुद्र तट से आता था, लाजवर्द मणि जैसी कीमती चीज अफगानिस्तान से, तांबा राजस्थान से और सोना दक्षिण भारत से। ये एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन थी। और ये व्यापार सिर्फ अंदरूनी नहीं था। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की मुहरों का मिलना इस बात का पक्का सबूत है कि ये लोग इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुहा नाम की एक जगह का जिक्र आता है और ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलुहा सिंधु घाटी क्षेत्र का ही नाम था। और अब हम पहुंचते हैं अपनी इस जासूसी कहानी के क्लाइमैक्स पर, सबसे उलझे हुए सवाल पर। आखिर उनके साथ हुआ क्या? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। सदियों तक फलने फूलने के बाद लगभग 1900 ईसा पूर्व कुछ बदलने लगा और बस कुछ ही 100 सालों के अंदर उनके वो विशाल सुनियोजित शहर वीरान हो गए। एक पूरी की पूरी शहरी सभ्यता जैसे हवा में ही गायब हो गई। तो इस मामले में मुख्य संदिग्ध कौन है? सच तो ये है कि कोई एक नहीं है। कुछ का मानना है कि अपराधी क्लाइमेट चेंज था जिसने जमीन को बंजर बना दिया। कुछ लोग विनाशकारी बाढ़ या नदियों के रास्ता बदलने की तरफ इशारा करते हैं और कुछ का कहना है कि ये बाहरी आक्रमण या फिर व्यापार के टूटने का नतीजा था। हर थ्योरी के अपने अपने सबूत हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई है। तो असल बात यह है कि कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का पतन शायद कई वजहों से हुआ होगा और ये आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। और इस पूरी पहेली का जो आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा है वो है उनकी लिखावट, उनकी लिपि। इन चिन्हों में उनकी भाषा, उनका इतिहास, उनकी कहानियों के राज छिपे हैं, लेकिन आज तक कोई भी इन्हें पढ़ नहीं पाया है। ये सारे राज हमेशा के लिए उन मुहरों में बंद हो सकते हैं। और आखिर में हड़प्पा की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि एक सभ्यता चाहे कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, वो हमेशा अपने पर्यावरण पर निर्भर करती है। उनकी कहानी एक चेतावनी की तरह है जो आज भी उतनी ही सच है जितनी हजारों साल पहले थी।